मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आपका एग्जाम जो है काफी नजदीक आ गया है, बस 20 डेज 20 दिन के आसपास ही आपका बचा हुआ है। तो बहुत सारे बच्चे का मैसेज आना स्टार्ट हो गया है ना, कि मैंने साल में बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, 11th भी पढ़ा, 12th भी पढ़ा ना, रिपीटर बैच में है तो हमने इस साल भी बहुत मेहनत किया, लेकिन डर लग रहा है ना। सालों पर बहुत मार्क्स अच्छे आए, लेकिन उस दिन क्या होगा, वहां पास पेपर खराब आ गया या हम लोग थोड़े से डर गए तो क्या होगा ना। तो कई सारे बच्चे का मैसेज आया, तो मैंने सिंपल इसे सॉल्व करने का एक तरीका यही सोचा कि मैं प्रीवियस ईयर जो 2020 के बच्चे जो क्वालिफाई किए हैं, अच्छे मार्क्स लाए, उनसे बातें किया जाए ना। मैं एग्जाम तो नहीं दे रहा, तो मैं तुम्हारा फीलिंग नहीं समझ सकता ना, ये जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, ठीक है। तो मैं उनसे बातें करना समझा कि जो 2020 में क्वालिफाई किए अच्छे मार्क्स से। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि आपको बच्चा लोग अपने ऊपर में कॉन्फिडेंस रखना है ना, कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। आपने बच्चा मेहनत किया, ईमानदारी से मेहनत किया है, तो ये आपको बेटा रिवेंज, लड़ाई लड़ने का एक मौका मिलेगा। जो भी आपने 2 साल बहुत मेहनत किया है, ये 3 घंटा ना, ये लड़ाई लड़ने का टाइम है। 3 घंटा में बच्चा पूरा गुस्सा उतार दो। घर वाले क्या बोलते थे, टीचर कितना डांटते थे ना, मोहल्ले वाले क्या बोलते थे, दोस्त क्या बोलते थे, आज तुम्हारे बेटा बदला लेने का वो मौका है। ये 3 घंटा में पूरा बदला, अपना पूरा गुस्सा पेपर पर उतार दो ना। जितना ज्यादा पेपर अच्छा होगा, गुस्से में बेटा अच्छा पेपर होगा। बस सोचना है कि बच्चे उस दिन तो फोड़ देना है। तो ये बच्चा इस कॉन्फिडेंस से जाना है कि तुम्हें बदला लेना है, सभी को चुप करा देना है कि हाँ बहुत बोलता था कि क्वालिफाई नहीं किया, ये नहीं किया, तो ये बेटा लेते हो ना, 650 प्लस लेते हो। ये तो मौका है तुम्हें दूसरे को तमाचा मारने का। टीचर लोग कितना बोलते थे, क्या करेगा नहीं करेगा, लाइफ बर्बाद करेगा ना। तो ये तो तुम्हारे पास बहुत अच्छा सा मौका है। तो बस एक रिवेंज, लड़ाई लड़ना है उस दिन, और एकदम बुस्टअप रहना है, ठीक है। मैंने तो एक बच्चे ने बताया कि एक्चुअली में उसने तो बच्चे एग्जाम से एक दिन पहले बहुत रोया, मतलब पिछले साल की कहानी बता रहा हूँ, 2020 की। बोले क्यों भाई, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, रोना धोना क्यों। बोले सर मैंने इतना मेहनत किया है, सुबह में कितने दिन सुबह 4 बजे 5 बजे उठते थे, 12 घंटा 15 घंटा रोजाना पढ़ रहे, खाना हॉस्टल का पता नहीं चल रहा है क्या लाइफ में चल रहा है, रिपीटर बैच में बड़ा टेंशन है ना। तो मैंने सोचा कि बस आज जितना भी भड़ास निकाल ले ना, पैर रो लो, और कल पेपर बेटा एकदम मस्त वाला देना है ना। तो सबका तरीका अलग अलग है। किसी ने तो बेटा रिवेंज मना लिया कि बेटा लड़ाई है, बस लड़ाई को जीतना है। तो आपका भी वही होना चाहिए, जो 2 साल की लड़ाई चल रही है उसे कंप्लीट करना है, ठीक है। अब टेंशन नहीं लेंगे, कोई टेंशन से पेपर वेपर सॉल्व करने, अभी बेटा बुस्टअप रहो, मेंटली बुस्टअप। ये बच्चा 18 लाख बच्चे देंगे, ठीक है, उसमें तो बच्चा 17.5 लगे, बच्चे तो बेकार है। अरे इनको तो कुछ नहीं आता, इनको कुछ नहीं आता, मैं रियल बताऊं, इनको नहीं आता बच्चे, ये कंपटीशन में नहीं है। तुम्हारी लड़ाई केवल 50,000 के बीच में है, तुम्हारी लड़ाई 50,000 के बीच में है वो। हाँ, ये तो बस बच्चा ऐसे ही टाइम में फॉर्म भर दिया, काम नहीं था, घर पे कुछ काम नहीं है तो फॉर्म भर दिया, चलो भाई। ये तो बच्चा है ही नहीं रेस में। तुम्हारी लड़ाई इनके बीच में है, इनमें अच्छा करना है, इनमें फाइट करना है तुम। हाँ, और करना क्या है, बायो में फिजिक्स सब टीचर ने आपको गाइड किया होगा, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बायो का थोड़ा सा मैं टिप्स दे देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं टिप्स दे देता हूँ, क्या कीजिएगा। बॉटनी साइड से बच्चा, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है 20 डेज का ना। आप क्या कीजिए, 3 से 4 पेज लगेगा, 3 to 4 पेजेस लगेंगे। जितने एग्जाम्पल है, जितने बच्चे एग्जाम्पल सब नोट कर लीजिए ना। जैसे बच्चा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जितने एग्जाम्पल है, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन केवल आपके एग्जाम्पल से आ जाता है, ओनली एग्जाम्पल। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो भी एग्जाम्पल बच्चा, आर्कीबैक्टर का एग्जाम्पल कौन है, फिर आपका बच्चा ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल कौन है, इसके अलावा आपका जो भी एग्जाम्पल मिलेगा, ये बताइए डिनोफ्लैजलेट्स में एग्जाम्पल गॉनियोलेक्स था, वो याद कर लिए ना। इसके अलावा जो फ्लैजलेट्स के एग्जाम्पल कौन है, जो भी एनसीईआरटी में जो आपका फंगस है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, सारे एग्जाम्पल याद रखने। एक क्वेश्चन तो इस चैप्टर से यही बन जाता है कि बताइए आर्कीबैक्टीरिया अपने आप को हार्श कंडीशन में कैसे बचाता है। सभी को मालूम है बच्चा, सेल वॉल में डिफरेंस होता है, स्यूडोम्यूरिन का बना है
स्यूडोम्यूरिन का बना है। लेकिन एक बार नीट में क्वेश्चन ये आ गया, आर्कीबैक्टीरिया हार्श कंडीशन में, एबनॉर्मल कंडीशन में क्यों अपने आप को बचा लेता है? सेल वॉल ऑप्शन में नहीं था, आपने बनाया होगा ये क्वेश्चन, नीट का ही है। तो वहां पर आंसर हो जाता था बच्चा सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनका डिफरेंट है। नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का होता है, इनका बेटा यूनिलेयर का होता है आर्कीबैक्टीरिया का ना। नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ईस्टर बॉन्ड से जुटे होते हैं, यहाँ ईथर लिंकेज से जुटे होते हैं, ये ब्रांच्ड होते हैं। इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों है बच्चा। आपके एनसीईआरटी केवल सेल मेम्ब्रेन लिखा, सेल वॉल लिखा है, आपको सेल मेम्ब्रेन भी याद रखना है क्योंकि नीट का पेपर में आ चुका है, नीट के पेपर में आ चुके हैं। चलिए ठीक है। अब सेकंड, आपको एक बच्चा सिंपल सा ब्लू ग्रीन एल्गी से क्वेश्चन आ जाएगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए स्पेशल सेल का नाम बताइए। आपको तो याद है ना, हेट्रोसिस्ट होता है, इसमें क्या दिमाग लगाना है? हेट्रोसिस्ट याद रख लीजिएगा। ब्लू ग्रीन एल्गी एडवांस है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल ए है और वो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करता है। यही तो क्वेश्चन बनता है हर साल बस यही क्वेश्चन बनता है। आर्कीबैक्टीरिया कहाँ रहता है? तो आप गट ऑफ ना, जो भी कैटल्स है उनकी गट्स में रहता है। मिथेनोजेनिक होते हैं, मार्शी एरिया में रहते हैं। यही क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। चलिए अब हम लोग आगे में चले। प्रोटिस्टा किंगडम में हमेशा पूछा जाता है चीफ प्रोड्यूसर कौन है, सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर कौन बनाएगा ना, जो हार्ड सेल बनता है डायटोमेशियस अर्थ कौन बनाएगा, इतना हार्ड क्यों है, उसके अंदर सिलिका डिपोजिशन है, ये सब आपने अच्छे से पढ़ा है। डिनोफ्लैजलेट्स में एक ही क्वेश्चन बनता है कि रेड टाइट्स बनाने में कौन रिस्पॉन्सिबल है। गोनियोलेक्स की कहानी थोड़ी सी आपसे पूछा जाएगा, ये आप कर लीजिएगा ना। इसके अलावा स्लाइम मोल्ड से बच्चा एक बना देते हैं, स्पोर जो होगा उसके अंदर सेल वॉल होगा, ये नहीं होगा। स्पोर का डिस्पर्सल कैसे होगा? जब वो फेवरेबल कंडीशन रहेगा तो सेल वॉल है या नहीं है, जब अनफेवरेबल कंडीशन है तो क्या बेटा फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है, उसके अंदर स्पोर्स बनाते हैं। स्पोर सेल वॉल कैसा होगा? सेलुलोज का बना होगा। काइटिन मत कर दीजिएगा, मोल्ड से लिखा है तो फंगस मत समझिएगा क्योंकि मोल्ड हम लोग फंगी के लिए यूज करते हैं। अब इसके अलावा आपके जो आएंगे प्रोटोजोन्स वाला, तो उसमें प्रोटोजोन्स पे क्या कर लेना है ना, प्रोटोजोन्स में आपको सीलिया से कौन चलेगा, पैरामीशियम, फ्लैजेला से कौन चलेगा, ट्रिपैनोसोमा जामियन, सीसी फ्लाई, आपने कुछ पढ़ा होगा, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस तक। इसके अलावा जो दिया है कि जो प्लाज्मोडियम है मलेरिया कॉज करेगा, ये तो सबको आता है। ठीक है, फंगस से बच्चा एक क्वेश्चन आपका अच्छा बनता है जहां पर बच्चा गड़बड़ कर जाता है। मैं बता रहा हूं कहां पर गड़बड़ी होती है। फंगस का सेल वॉल पूछा जाएगा तो ध्यान से पढ़िएगा, ऐसा नहीं जोश में बेटा फंगस सेल वॉल काइटिन करके आ गया, बेटा गलत हो सकता है क्योंकि सेकंड ऑप्शन में पॉलीसेकेराइड है और थर्ड ऑप्शन में बोथ है। ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक होता है बायो में। ओनली वर्ड लिखा है, ओनली काइटिन, ओनली पॉलीसेकेराइड, ओनली से बेटा बचना है। ओनली वर्ड बड़ा खतरनाक होता है, जहां भी आपको ओनली वर्ड बायो में दिखेगा आप थोड़ा सा वहां पर अंडरलाइन कर लीजिएगा। ओनली खतरनाक होता है ना। एक क्वेश्चन था, बहुत बच्चे ने पूछा सर प्रोटीन कहां बनता है सेल के अंदर में, एनिमल सेल में प्रोटीन कहां बनता है? क्वेश्चन था ओनली ऑन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, जो राइबोसोम है वहां बनता है। अरे बनता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, ओनली थोड़ी ना बनता है, केवल वही थोड़ी बनता है। अरे साइटोप्लाज्म में फ्री है, वहां भी बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम वहां भी बनेगा। तो मैंने फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन एनिमल सेल में प्रोटीन कहां बनेगा? ओनली इन द साइटोप्लाज्म, ओनली इन द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओनली इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अरे ओनली नहीं बच्चा, सभी जगह बनेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी बनेगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी बनेगा, फ्री राइबोसोम में उस पे से भी बनेगा, साइटोप्लाज्म में भी बनेगा। तो ओनली वर्ड से क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा। फंगस का सेल वॉल काइटिन, आंसर नहीं कर देना काइटिन क्योंकि एनसीईआरटी में क्या है, काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड, तो आंसर बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो ऐसे वर्ड से बचिएगा। फंगस से एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आएगा, एक्सोजीनस इंडोजीनस क्या होगा। एक्सोजीनस इंडोजीनस वाली कहानी अच्छे से पढ़ के आइएगा, इसमें हमेशा बच्चा लोग गड़बड़ कर देता है ना। जब आप पढ़िएगा बच्चा एस्कोमाइसिटीज वहां क्या दिया है, जो एसेक्सुअल स्पोर बनेगा कोनिडिया बनेगा, वो बच्चा एक्सोजीनस होगा, वो निडिया जो बनेगा एक्सोजीनस होगा। लेकिन जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो एस्कस बनाएगा, उसके अंदर में एस्कोस्पोर होंगे, वो बच्चा इंडोजीनस होगा, याद करो।
एस्को कार, उसके अंदर एस्कस, एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर, वो इंडोजिनस होगा। तो अब पूछा जाए एस्कोमाइसिटीज एक्सोजिनस इंडोजिनस, बोलिए दोनों। अरे बताओ ना, क्वेश्चन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूछा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूछा। सेक्सुअल अगर होगा तो एस्कोस्पोर इंडोजिनस, अगर एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया तो एक्सोजिनस। हाँ, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए, बेसिडियोमाइसिटीज है तो आप लोगों को मालूम है बेसिडियोमाइसिटी में बेसिडियोस्पोर बनता है एक्सोजिनस। एक क्वेश्चन, इम्परफेक्ट फंजाई कौन होता है, आप लोगों को तो याद ही होगा। इम्परफेक्ट फंजाई आपको बस यही याद रखना, फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो। ये बच्चा इवोल्यूशन में हर मामले में बच्चा, फाइको सबसे प्रिमिटिव है, ड्यूटेरो सबसे एडवांस है। इवोल्यूशन के हर लिहाज से, हर मामले में, हर फीचर के अकॉर्डिंग ड्यूटेरो सबसे एडवांस, फाइको बच्चा सबसे प्रिमिटिव। लेकिन एक ही एक्सेप्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहानी उल्टी होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फाइको सबसे एडवांस और ड्यूटेरो सबसे प्रिमिटिव। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मामले में बच्चा ये याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बच जाता है। बताया था फाइकोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्स ऑर्गन भी होंगे, गैमेट्स भी होगा ना, ठीक है। एस्को बच्चा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, सेक्स ऑर्गन बनाएगा, गैमेट्स नहीं बनाएगा। बेसिडियो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, ना सेक्स ऑर्गन होगा, ना गैमेट्स बनाएगा। एनसीईआरटी का लाइन है बच्चा, नीट का क्वेश्चन बन गया था, बेसिडियोमाइसिटीज में सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते, ड्यूटेरम तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा, सेक्स ऑर्गन भूल जाइए, भूल जाइए सेक्स ऑर्गन, भूल जाइए गैमेट्स, इसलिए इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं ना। लेकिन हमें नहीं मालूम, हमने कोई फंगस देखा उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, हमने बच्चा ड्यूटेरो में रख दिया, बाद में पता चले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो हमने उसे वापस से फर्दर प्लेस कर दिया। बाकी इसके सारे एग्जांपल अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपको बता ही रखा है, ठीक है। अब टाइम वेस्ट नहीं करना है, फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो के एग्जांपल बच्चा अच्छे से याद करके जाइएगा, ठीक है। ये बन जाएगा, ये बन जाएगा एकदम बच्चा। ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये बताइए कौन सा ऐसा फंगस है जो ऑटोट्रॉफ है, अरे भाई ऐसा कुछ नहीं, जो भी फंगस है ऑटोट्रॉफ है, जो भी फंगस है। हाँ, अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज, क्या ऐसा फंगस पॉसिबल है जो यूनिसेलुलर है? ओनली फंगस इज मल्टीसेलुलर, फंगस इज ओनली मल्टीसेलुलर, गलत हो गया, क्योंकि ईस्ट है यूनिसेलुलर वाला, इसलिए ओनली वर्ड थोड़ा ध्यान से करना है। बायो में थोड़ा एक्सेप्शन तो आते ही रहते हैं, तो उसको अच्छे से करके जाना है। चलिए, इसके अलावा वायरस से एक क्वेश्चन बन जाएगा, उसके साइंटिस्ट से याद कर लीजिए। स्टैनले ने क्या किया ना, स्टैनले की कहानी को याद करिएगा। पास्चर ने क्या किया, बिजरनिक ने क्या किया, इवान वोस्काई ने क्या किया, ये चीज बच्चा अच्छे से आ जाएगा। वायरस कंटेन जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ, तो या तो आरएनए या तो डीएनए, नेवर बोथ, यही क्वेश्चन तो आता है हर बार। सबसे फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस टीएमवी वायरस, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, किसने किया, क्या पास्चर ने किया या इवान वोस्काई ने किया? तो आप बच्चा पास्चर को ही कीजिए या थोड़ा सर्च कर लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, नई एनसीईआरटी में थोड़ा सा चेंजेस मिलेगा आपको। फिर बच्चा वायरवाइड से क्वेश्चन आएगा, बस टीओडाइनर याद करके जाना है। पीएसटीडी पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज करेगा, डेट वेट तो नहीं पूछा है, फिर भी देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में मेंशन है ना। प्रायोन्स केवल प्रोटीन से बने होगा, ब्रेन से रिलेटेड बीमारी करेगा, पढ़ा है मैडकॉफ डिजीज, सीजे डिजीज, क्रूचफेल्ड जैकब डिजीज ना, ये सब आपको याद है, ठीक है। एक बच्चा लाइकेन से क्वेश्चन आ जाएगा, जो सभी बच्चा तो कर ही लेगा, पॉल्यूशन इंडिकेटर, ये तो आपको याद ही है, फाइकोबायोन है, ठीक है, दोनों एल्गी और फंजाई का दोनों का क्लोज रिलेशन है, ये आपको आता है, ठीक। हाँ, ये क्वेश्चन बना दिया जाएगा इकोलॉजी में, कौन से पॉल्यूशन इंडिकेटर है, याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड SO2, SO2 के प्रेजेंस में ये मर जाएगा। चलिए, अब आ जाओ तुम प्लांट किंगडम में। तो प्लांट किंगडम में आपको क्वेश्चन क्या आएगा, एक क्वेश्चन तो मस्ट है उसके लाइफ साइकिल में, तो याद रखना एनसीईआरटी का लास्ट पैराग्राफ से एक क्वेश्चन मस्ट बनेगा। ऑल एल्गी, एनसीईआरटी का क्या लाइक इंटरेस्टिंगली, ऑल एल्गी शो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एक्सेप्ट फ्यूकस डिप्लॉन्टिक करेगा, तो ये बच्चा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, वीवीआई, ये क्वेश्चन तो छप चुका है बच्चा, यानी आ ही चुका है, पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, केल्प, ये होंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ये एक्सेप्शन वाले, जहां जहां एक्सेप्शन वाले याद रखिएगा, जहां जहां एक्सेप्शन वाले वो याद करके जाना। बाकी आपको मालूम ही है कि किसका लाइफ साइकिल कैसा है, लेकिन
लेकिन कौन किस पे डिपेंडेंट है ये बहुत अच्छे से याद करके जाना। खास करके ये टेरिडो में क्वेश्चन बना दिया जाता है कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में क्या रिलेशन है। तो आपको मालूम है दोनों के दोनों एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है। ब्रायो में स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है, जिम्नो में गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट है, एंजियो में गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट है। कहानी इवोल्यूशन की, जैसे जैसे आप एल्गी से एंजियोस्पर्म की तरफ जाइएगा तो बच्चा गैमेटोफाइट घटते जाएगा, स्पोरोफाइट बढ़ते जाएगा। गैमेटोफाइट घटेगा, स्पोरोफाइट बढ़ेगा। हैप्लॉइड वाली क्वांटिटी घटेगी, डिप्लॉइड वाला बढ़ेगा। इसलिए एल्गी का लाइफ में हैप्लॉइड बड़ा हैप्लॉन्टिक, ब्रायो में हैप्लोडिप्लॉन्टिक, टेरिडो डिप्लोहैप्लॉन्टिक, लेकिन एनसीईआरटी में हैप्लोडिप्लॉन्टिक ही लिखा है, बताता हूं अभी। जिम्नो एंजियो डिप्लॉन्टिक, आपके एनसीईआरटी में टेरिडो को डिप्लोहैप्लॉन्टिक नहीं लिखा है, याद रखिएगा। अगर टेरिडोफाइट का लाइफ साइकिल पूछा जाए, आप आंसर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हैप्लोडिप्लॉन्टिक ही कीजिएगा, यही एनसीईआरटी में मेंशन है। अब बोलिए सर ऑप्शन नहीं मिल रहा था सर डिप्लोहैप्लॉन्टिक, तो क्या करते? अरे एनसीईआरटी में डिप्लोहैप्लॉन्टिक वर्ड यूज ही नहीं है। टेरिडो में बोला गया है यहां भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक होगा, लेकिन डिप्लॉयड यानी स्पोरोफाइट डोमिनेंट होगा और गैमेटोफाइट उस पर डिपेंडेंट होगा। स्पोरोफाइट डोमिनेंट होगा, गैमेटोफाइट छोटा होगा, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं। दोनों बने लाइफ में, स्पोरोफाइट भी गैमेटोफाइट भी। स्पोरोफाइट बड़ा बना, गैमेटोफाइट छोटा बना, हाँ, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इसे भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक माने। ब्रायो में गैमेटोफाइट भी था, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट था। स्पोरोफाइट छोटा था, गैमेटोफाइट वेल डेवलप था ना, तो यहां वेल डेवलप टेरिडो में स्पोरोफाइट, इसे भी हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक में ही मानेंगे। चलिए, इसके अलावा आप बच्चा साइकस पाइनस का जो डिफरेंस है ना वो कर लीजिएगा, इससे पक्का एक क्वेश्चन आ जाएगा, पक्का बच्चा, 100% गारंटी वाला बोल रहा हूं। हाँ, कि साइकस के अंदर कोरोलॉइड रूट, साइनोबैक्टीरिया, या बता रखा है ना, हाँ, C4 साइकस, C4 कोरोलॉइड रूट, C4 साइनोबैक्टीरिया, पाइनस के अंदर में माइकोराइजा का बता रखा है। साइकस के अंदर में जो स्टेम होगा अनब्रांच होगा, पाइनस के अंदर ब्रांच होगा। बच्चा लिखो, एनसीईआरटी में क्या लिखा है, सिड्रस में पाइनस में ब्रांच मिलेंगे। इसी के अलावा मोनोइशियस, पीएम याद रखिए, पाइनस मोनोइशियस होगा और साइकस डायोशियस होगा, एनसीईआरटी में लिखा है। और यही बच्चा लिख लो, मैं गारंटी दे रहा हूं जब पेपर तुम्हारा होगा उस दिन मैं चेक करूंगा, ये बच्चा क्वेश्चन तो मस्त आने ही वाला है, आने ही वाला ये क्वेश्चन, 100% गारंटी दे रहा हूं ना, कि पाइनस के अंदर में एक ही के अंदर में मेल कोन्स मिलेगा, उसी में फीमेल कोन्स। मोनोशियस साइकस में केवल मेल कोन्स मिलेंगे, फीमेल अलग प्लांट पे मिलेगा, होगी। और माइकोराइजा एनसीईआरटी में 5 बार दिया है, 5 बार, तो कितना इंपॉर्टेंट है। फंगस में भी दे रखा है, पाइनस में भी दे रखा है, जिम्नोस्पर्म में, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में, द सीड ऑफ पाइनस कैन नॉट जर्मिनेट ना। इसके अलावा बच्चा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, कि ग्लोमस स्पीसीज के मेंबर ही माइकोराइजा में पार्टिसिपेट करते हैं, याद करो, सबसे लास्ट पैराग्राफ। इसके अलावा जब आप पढ़ते थे इकोलॉजी, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, वहां पास भी तो गिवन था, वहां भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में प्लस वाले में गिवन तो था ना, तो याद तो रखना है आपको। चलिए, अब इसके अलावा बच्चा ये मस्ट क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग बनेगा, जो आप पढ़ते हो बच्चा, स्लैजिनेला और सैल्विनिया और हेट्रोस्पोरस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, गड़बड़ नहीं कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर बच्चा ग्रीन एल्गी, ब्राउन और रेड में जो आपका टेबल में बच्चा, टेबल के फॉर्म में जो डिफरेंस गिवन है उससे एक क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन मस्ट बनेगा कि रेड एल्गी में ओनली oogamous होगा, मेल गैमेट्स नॉन मोटाइल होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट करेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिगमेंट याद रखिएगा, रोडोफाइसी वाला। क्लोरोफिल ए तो सभी जगह होगा, ये तो सभी को मालूम है। फ्यूकोजैंथीन ब्राउन कलर देगा। ग्रीन एल्गी में पायरिनोइड्स होगा, पायरिनोइड्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पायरिनोइड्स वाला जो स्टार्ट को स्टोर करके रखता है। तो 3 क्वेश्चन बनना मस्ट है प्लांट किंगडम से। एक लाइफ साइकिल से बनेगा 100%, किसका लाइफ साइकिल कैसा होगा, हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक वाला, और फ्यूकस तो आना मस्ट है। सेकेंड, साइकस पाइनस में डिफरेंस पूछ देगा, स्लैजिनेला सैल्विनिया का हेट्रोस्पोरस वाला पूछ देगा, ठीक है। और सारे एग्जांपल याद रखिएगा, बता रखा है, सारे एग्जांपल एक
कॉपी में लिख लीजिएगा, सारे एग्जांपल्स लिख लीजिएगा, रिवाइज करके जाइएगा, एक क्वेश्चन बस बन जाएगा। चलो अब हम लोग यहां से चले मॉर्फोलॉजी में। मॉर्फोलॉजी में तो मॉर्फोलॉजी में बच्चा आपको ट्रिक्स के बेस पे जाना है। ट्रिक्स पे बच्चा कॉन्सेप्ट बहुत आसान होते हैं, एग्जाम्पल परेशान करता है। मॉर्फो में केवल परेशान कौन करता है? एग्जाम्पल, ओनली एग्जाम्पल का डर। अरे ये तो सबको आता है, वेलवेट कैसा होता है, ट्विस्टेड कैसा होता है, सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी, एक्टिनो, जाइगो, ये तो सबको आता है। एग्जाम्पल, ट्रिक्स बना लीजिएगा, ये बच्चा ट्रिक्स बना लीजिएगा, और मैंने पूरा ट्रिक्स तुम्हें बता रखा है। फैमिली के टर्म में पढ़ के जाइएगा। एक बार जो मैंने बताया था ना, सारे फैमिली को रिलेट करके, सारे बाइसेक्सुअल होते हैं, सारे एक्टिनो होते हैं एक्सेप्ट फैबेसी, सभी के अंदर में ब्रैक्ट पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, सभी बाइसेक्सुअल है, तो सभी कैसे हैं, किसमें लोक्यूल का नंबर कितना है, किसमें कार्पेल का नंबर कितना है, कौन सिनकार्पस है, ये बच्चा मैंने बता रखा है। इसे एग्जांपल से क्वेश्चन, और भाई पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होगा, एनसीईआरटी बेस्ड होगा, इसमें गड़बड़ नहीं कीजिएगा। मॉर्फो से बच्चा 3 से 4 क्वेश्चन 100% बनेगा, 100% बनेगा ना, डरना नहीं है। और कभी कभी एग्जांपल देखो, आजकल चिन्नी सा क्वेश्चन आते हैं, सुपीरियर ओवरी कौन है, एनसीईआरटी के सारे फैमिली सुपीरियर ओवरी है, एनसीईआरटी के सारे फैमिली हाइपोगैनस है, एनसीईआरटी के सारे फैमिली बाइसेक्सुअल है ना, एनसीईआरटी के जितने भी दे रखा है, कार्पेल का नंबर फैबेसी में 1 है, सोलेनेसी में 2 है। एक चीज बता रहा हूं, एक चीज इंपॉर्टेंट तो करा दो, जितने भी डाइकोट होते हैं उनके अंदर इंडोस्पर्म नहीं पाया जाता एक्सेप्ट कैस्टर। ये तो बच्चा रट्टा मार लिया है, नया चीज बता रहा हूं। सारे डाइकोट के अंदर में इंडोस्पर्म नहीं होगा एक्सेप्ट कैस्टर। कैसे? पैसा है, खरीद लिया करप्शन से, बहुत करप्शन है इंडिया में। हाँ, लेकिन बच्चा सोलेनेसी फैमिली भी डाइकोट है, सोलेनेसी भी बच्चा डाइकोट है, और वो भी रखती है इंडोस्पर्म। एनसीईआरटी का लाइन गिवन है, इंडोस्पर्म एक जगह एनसीईआरटी लिखता सारे डाइकोट के अंदर में नॉन इंडोस्पर्मिक, लेकिन सोलेनेसी फैमिली देखो ना, उसके अंदर में एनसीईआरटी में मेंशन है सिर्फ इंडोस्पर्मिक होगा। ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा नया, ठीक है। इसके अलावा पूछ लेता परसिस्टेंट कैलिक्स वाला, जो हमेशा के लिए रह जाएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब स्टार्टिंग वाला पार्ट, रूट वाले पार्ट से एक ही क्वेश्चन बनता है जो उनका फेवरेट है, निमेटोफोर्स। रेस्पिरेटरी रूट कहां पाया जाता है? राइजोफोरा मैंग्रोव प्लांट, आपको मालूम ही है, सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है, क्यों? रेस्पिरेशन करने के लिए। फिर बच्चा प्रॉप रूट कहां पाया जाएगा? स्टिल्ट रूट कहां पाया जाएगा? प्रॉप और स्टिल्ट का एग्जांपल पूछ लेते हैं, तो स्टिल्ट में कर दीजिएगा एस फॉर स्टिल्ट, एस फॉर शुगर केन। प्रॉप रूट, ठीक है, पीपल का पेड़, पी फॉर प्रॉप, पी फॉर पीपल, याद कर लीजिए बैंयन ट्री में, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल पे ज्यादा काम है, स्टेम में फंसोगे एक जगह पे, बाकी तो आसान है। स्टेम में वही है बच्चा जो पास दे रखा है, सब एरियल स्टेम, जो पूरी तरह से अंदर भी ना हो, पूरी तरह से बाहर भी ना हो, सब एरियल, रनर वाला, सकर वाला, ऑफसेट वाला, ये वाला जो दे रखा है, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है मिंट को लेकर के। मिंट क्या है? तो मैंने अपने लेक्चर में बहुत अच्छे से आपको बता रखा होगा कि उसमें मिंट की जगह वहां पेपर मिंट लिखना था, इसलिए एक क्वेश्चन बना था तो कंफ्यूजन हो गया था। फिर मैंने आपको पूरा ट्रिक से याद करा दिया होगा, तो एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा मॉर्फो का। मॉर्फो में एक बार रिवीजन मांगता है, 1 घंटे का रिवीजन मांगता है, उसको देख करके जाइएगा। चलिए ठीक है, तो इसमें गड़बड़ नहीं करना है। और सारे एग्जांपल मैंने फैमिली के आप लोगों को ऑलरेडी याद करा दिया है, तो इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन याद रखिएगा 3 से 4 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। एनाटॉमी, एनाटॉमी बच्चा आसान होता है, अगर तुम लॉजिकल तुमने पढ़ाई भी होगा, मेहनत तो किया ही है ना। एनाटॉमी में ना, एनाटॉमी में देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल आ रहा है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आ रहा है, तो ज्यादा टेंशन वेंशन की बात नहीं है। आजकल तो ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि बच्चा ये बताइए गार्ड सेल, डंबल सेप कहां होगा, किडनी सेप कहां होगा, ऐसे क्वेश्चन आने लगे ना। फिर आपका जो रूट का फीचर है, डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट का फीचर है, ये स्टेम का फीचर है ना। मेनली बच्चा सेकेंडरी ग्रोथ से आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है। सैपवुड, हार्टवुड में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज वुड? क्वेश्चन ये आ चुका है इतना आसान, व्हाट इज वुड? सेकेंडरी जाइलम को वुड कहते हैं। सैपवुड, हार्टवुड में जो डिफरेंस है बच्चा, अंदर वाले को हार्टवुड कहते हैं, बाहर के सैपवुड पढ़ाइए। फिर उसके अलावा स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड में, स्प्रिंग वुड फेवरेबल सीजन है, खूब सारा जाइलम बनेगा, जाइलम के वेसल बड़े होंगे। ऑटम वुड में लकड़ी कम बनेगी क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन है, थोड़ा सा डार्क कलर का होगा। तो हम एज को बता सकते हैं, लेकिन हम एज वही बता सकते हैं जहां पर बच्चा सीजन में वेरिएशन बहुत अच्छी तरह से दिखता है, इंडिया में नहीं पता चलेगा।
अफ्रीका में तो भूल जाओ, इंडिया में बच्चा केवल हिमालयन रीजन पे, नैनीताल में, शिमला में, उस रीजन पे केवल पता चले। जो समुद्री इलाका है वहां पर बेटा मौसम ज्यादा चेंज होता नहीं है, तो वहां तो रिंग पता भी नहीं चलेगा। ये बच्चे यूरोपियन कॉन्सेप्ट है। तब तो आया स्प्रिंग ऑटम, हम लोग सुनते हैं क्या इंडिया में स्प्रिंग सीजन आ गया, ऑटम आ गया? नहीं, इंडिया में यूज ही नहीं होता ना। ये सब कॉन्सेप्ट कहाँ के? ये कॉन्सेप्ट है यूरोप की। यूरोप में सीजन में बहुत चेंज होता है, कभी बर्फ गिर रहा है, माइनस में टेम्परेचर है, कभी 30 डिग्री हो गया ना, तो ये वहां पर आएगा। ठीक है, फिर आपका सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ होगा? सबको मालूम है, डाइकोट में होगा, डाइकोट के अंदर में होगा। सर कहाँ डाइकोट में? कहाँ? तो डाइकोट में बहुत अच्छे से आपको बता रखा, हर प्लांट चाहता है अपना खूब सारे स्टेम बने, खूब सारे ब्रांच बनाए। हर प्लांट चाहता है खूब सारा ब्रांचिंग करे। अरे ब्रांच खूब ज्यादा बनाना है ना, खूब सारा फ्रूट बनाना है, तो अपने आप को मोटा तो रखना पड़ेगा। तो इसीलिए मोटा करने के लिए उसने सेकेंडरी ग्रोथ कर लिया। अगर सेकेंडरी ग्रोथ कर लिया, स्टेम मोटा हो गया, तभी तो खूब ब्रांच को पकड़ेगा, खूब सारे फ्रूट उसके ऊपर रहेंगे। लेकिन स्टेम मोटा हो गया, अब बेटा रूट पतला है, आदमी का तोंद बेटा खूब निकल गया, अब पैर बेटा मुर्गी की तरह पतला है, गिर जाएगा। इसलिए उसे ना चाहते हुए भी अपने रूट को भी मोटा करना पड़ेगा, अपने रूट को भी मोटा बनाना पड़ेगा। लॉजिक तो यही ना। तो जहां होगा स्टेम में वही होगा रूट में। तो डाइकोट स्टेम में भी होगा तो डाइकोट रूट में होगा। लीफ में, लीफ तो बेटा पतले ही रहने दो लीफ को। लीफ अगर मोटा हो गया तो सनलाइट इंटर नहीं करेगा ना, लीफ इतना मोटा सनलाइट पेनिट्रेट नहीं करेगा, फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं पाएगा। तो लीफ कोई भी हो, मोनोकोट हो, डाइकोट हो, कभी भी बच्चा सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करेगा। बाकी मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको दे ही रखे बच्चा, रियो वाला, रेडियल, एक्सार्क, ओपन, ये डाइकोट रूट का। फिर रेक बता ही रखा है, रेडियल, एक्सार्क, क्लोज, ये मोनोकोट का। ठीक है, इसी तरह से सीसीईसी, सीसीईओ, ये सब बता रखा है बच्चा। कॉन्ज्वाइंट, कोलैटरल, इंडार, ओपन, किसका? डाइकोट स्टेम का। सीसीईसी, कॉन्ज्वाइंट, कोलैटरल, इंडार, क्लोज, ये किसका? मोनोकोट स्टेम का। और ये बेटा लीफ का भी है, डाइकोट लीफ हो, मोनोकोट लीफ हो, सबके अंदर कॉन्ज्वाइंट, कोलैटरल, इंडार, क्लोज बन जाएंगे इससे क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन बेटा पक्का वाला जो मैं गेस कर रहा हूं इस साल के लिए, बुल्लीफॉर्म सेल। बुल्लीफॉर्म सेल मोनोकोट में पाया जाएगा, फीचर सेल होगा CEL, C4 कलरलेस, E4 इलार्ज। ठीक है, और मेरे में से L4, C4 कलरलेस, E4 इलार्ज। L4 क्या है बता दीजिएगा, मैंने कुछ ट्रिक्स तो बताया ही था। ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्या करेगा? वही जो लीफ है उसको कर्लिंग अनकर्लिंग में हेल्प करेगा। बाहर में गर्मी ज्यादा है, अपने आप को कर लो, देखा है मेज वेज में, और जब ठीक ठाक है मौसम तो उसको अनकर कर लीजिए। ये बुल्लीफॉर्म सेल केवल मोनोकोट में एडेक्सियल में पाया जाएगा, अपर सरफेस में पाया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। चलिए, इसके अलावा टिश्यू वाला पार्ट थोड़ा बोरिंग होता है, लेकिन याद रखिएगा स्क्लेरिड्स कहाँ पाया जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा आम खाओ और अमरूद खाओ, आम खाओगे बड़ा सॉफ्ट हो, लेकिन बेटा अमरूद खाओ कच्चा, कट कट आवाज करता है, क्यों? उसमें स्क्लेरिड्स है, हार्ड टिश्यू है ना। आम मजेदार है, सॉफ्ट सॉफ्ट, अमरूद हार्ड हार्ड, पियर, सपोटा ना, ठीक है। इसके अलावा लेग्यूम्स ऑफ सीड, इसलिए तुम देखते हो बेटा चना का, मटर को सीड कोड हार्ड होते हैं। सर कैसे? रात भर भिंगोते हो, रात भर भिंगोते हो तो सुबह में बेटा फट जाता है सीड, तब जर्मिनेट करता है। चना में नहीं देखते हो क्या? लेग्यूम ही तो है, यानी कि उसका सीड कोड हार्ड है, स्क्लेरिड्स ना। और फ्लेक्सिबिलिटी जहां देने के लिए बात आएगा, जहां भी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करेगा, फ्लेक्सिबल बनाना है, कॉलेनकाइमा ना। और कॉलेनकाइमा मोनोकोट में नहीं होता, ना रूट में, ना स्टेम में, लीफ में, ये याद रखना, ये तो आती। वाटर कैविटी से पूछा जाएगा, वाटर कैविटी कहां होता है? आपको याद है वाटर कैविटी मोनोकोट स्टेम में पाया जाता है। तो ये सब बेटा डिफरेंस वाले पार्ट एनसीईआरटी में देख लीजिएगा। ठीक है, हो जाएगा। चलो, इसके अलावा अब हम लोग और कहां चले? सेल यूनिट ऑफ लाइफ में, चैप्टर नंबर 8 में ना, सेल यूनिट ऑफ लाइफ। चिन्नी सा क्वेश्चन एक बैक्टीरिया के ऊपर पूछ देगा, फिजोसोम क्या करता है, ग्लाइकोकैलिक्स क्या है ना, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होता है, बोले सेल वॉल का कंपोजिशन अलग है, बैक्टीरिया में जो सेल वॉल अलग अलग कंपोजिशन का है, इसलिए अलग होगा। एक कंफ्यूजन है जो बड़ा मजेदार, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों के अंदर फ्लैजला होगा, फ्लैजला फ्लैजला। प्रोकैरियोट का फ्लैजला बेटा फ्लैजलीन प्रोटीन से बना होगा, फ्लैजलीन से, ये मैं नहीं कर रहा, आपकी एनसीईआरटी बोल रही है।
और यूकैरियोट बेटा ट्यूब्यूलिन से बना है, ट्यूब्यूलिन से बना है। यहाँ अरेंजमेंट मिलेगा 9+2 बच्चा जोश में, यहाँ 9+0 मत कर देना, प्रोकैरियोट से 9+0 चलेगा। अरे ट्यूब्यूलिन है ही नहीं तो काय का अरेंजमेंट कर रहे हैं? अरे 9+0 तो सेंट्रियोल सेंट्रोसोम में होता है रे भाई, यहाँ नहीं करना। इसमें 90% बच्चा गलत करके आता है। यहाँ बच्चा नहीं लिखा एनसीईआरटी में 4+4 अरेंजमेंट होता है, 4 फ्लैजिलिन इधर, 4 फ्लैजिलिन इधर, 4 फ्लैजिलिन, ऐसे ऐसे पूरा ट्यूब बना देगा। हाँ, तो यहाँ पास अरेंजमेंट 9+0 में कंफ्यूज नहीं होना है, ये याद रखिएगा, एनसीईआरटी का लाइन है। यूकैरियोट का जो फ्लैजला होता है डिफरेंट नेचर का होता है ना। प्रोकैरियोट में बेटा हो फिलामेंट बेसल बॉडी होते हैं, यूकैरियोट में बेटा बेसल बॉडी और एक्सोनीम होता है, याद करो। हाँ, अंदर में एक्सोनीम होता है, फिर सेंट्रल सीथ होता है, तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन बनेगा इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के कौन कौन से पार्ट है इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के, तो याद रखिएगा जो वेल कोऑर्डिनेटेड है, जो एक दूसरे से मिल करके काम कर रहे ना, एक दूसरे से मिल करके काम कर रहे, उसे इंडोमेम्ब्रेन कहेंगे। जैसे बच्चा आपका ईआर प्रोटीन वहां बना, गोल्जी बॉडी में गया मॉडिफिकेशन पैकेजिंग के लिए, सिक्रीशन के लिए, और उसी मॉडिफिकेशन से एक सेल ऑर्गन बन गया लाइसोसोम, प्लांट के अंदर में बन गया वैक्यूल। तो ये चार बच्चा इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट है, क्योंकि दोनों ये मिल करके काम करते हैं, ये सारे बच्चा मिल करके काम करते हैं। क्वेश्चन ये है माइटोकॉन्ड्रिया, बोले नहीं नहीं नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया से कोई मतलब नहीं, वो अपना प्रोटीन बना रहा है, अपना उसका सिस्टम है। क्लोरोप्लास्ट इसका पार्ट नहीं है, पेरोक्सिसोम नहीं है, ग्लाइऑक्सिसोम इसका पार्ट नहीं है। एक क्वेश्चन ये बन जाएगा। एक क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग, गोल्जी बॉडी का काम मॉडिफिकेशन है ना, वो कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में जोड़ता है, इसे बच्चा ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं, साइलेशन कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को लिपिड में जोड़ा, ग्लाइकोसाइडेशन कहते हैं, ग्लाइकोसाइडेशन, वहां साइलेशन था, यहाँ साइडेशन। एक बार क्वेश्चन आया प्रोटीन का मॉडिफिकेशन कौन करेगा, बच्चा कंफ्यूज, गोल्जी बॉडी तो था ही नहीं ऑप्शन बनाया हुआ, गोल्जी बॉडी तो था ही ना ऑप्शन। प्रोटीन का मॉडिफिकेशन यानी ग्लाइकोसाइलेशन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टार्ट हो जाता है, इंड गोल्जी बॉडी में करता है, मेन गोल्जी बॉडी है, स्टार्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो जाता है। अगर दोनों है ईआर और जीबी, आंसर जीबी जाएगा, लेकिन अगर जीबी नहीं है तो हम इनिशियल वाला इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आंसर कर देंगे। ये बनाने के दौरान में बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन हुआ था। चलो, कुछ बच्चा कंफ्यूज, सर पीपीएलओ का साइज सर एनसीईआरटी में लिखा है 0.1 माइक्रोमीटर, और सर माइकोप्लाज्मा का कुछ दिया है 0.3 माइक्रोमीटर, सर दोनों तो एक ही है ना, तो अलग अलग क्यों है? देखो, प्रोकैरियोट्स के अंदर जहां भी सेल वॉल नहीं होगा उस ग्रुप को हम माइकोप्लाज्मा कहेंगे। फिर से सुनो, प्रोकैरियोट्स में जहां भी सेल वॉल नहीं होगा उसे हम लोग माइकोप्लाज्मा कहेंगे, उस ग्रुप का नाम माइकोप्लाज्मा। अब इसके अंदर ढेर सारे ऑर्गेनिज्म है, लाखों, उसके अंदर एक है बच्चा पीपीएलओ, उसके अंदर एक है बच्चा पीपीएलओ। आम भाषा में हम पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा एक मान लेते, लेकिन नहीं, उसका पार्ट है। असम एक स्टेट है, होजाई डिस्ट्रिक्ट है, बस वही कहानी। तो हजारों तरह के ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, सबका एवरेज साइज लिया तो माइकोप्लाज्मा का 0.3 आ गया। पीपीएलओ उसका एक पार्ट है, स्पेशल वाला पार्ट है, उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उनका साइज बेटा 0.1 है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसी तरह से एक और कंफ्यूजन, सर कहीं लिखता है सर प्रोकैरियोट्स का साइज सर इतना है 1 to 10 माइक्रोमीटर, कहीं सर लिखता है कि प्रोकैरियोट टिपिकल बैक्टीरिया का साइज सर 3 to 5 माइक्रोमीटर है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है सर, क्या माने? इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। प्रोकैरियोट में लाखों ऑर्गेनिज्म, सबका एवरेज साइज निकाल लिया, एक डाटा वो दिया है। टिपिकल बैक्टीरिया यानी इक्वल है, जिसे हम लैब में स्टडी करते हैं, जिसपे साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, हम उस पे काम करते हैं, हम उसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं, पूरे दुनिया में उसी बैक्टीरिया को देखा जाता है, टिपिकल बैक्टीरिया, उसका साइज बोल रहा है एक बैक्टीरिया, और वहां लाखों ऑर्गेनिज्म का एवरेज साइज बोल दिया, तो दोनों में डाटा थोड़ा सा अलग हो गया, टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, अब इसमें तो बच्चा 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते थे, 4 क्वेश्चन तो मानिए कि चलो आसान से क्वेश्चन होंगे, प्लास्टिड वगैरह कर ही लोगे, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड कौन है, बस यही याद रखना है कि यूकैरियोट्स के अंदर में केवल राइबोसोम
और सेंट्रियोल एकमात्र ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है। बस यही याद रखना था, बस यही याद रखना था, उसके अलावा तो कुछ ऐसा क्वेश्चन बनते नहीं है। डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, याद है। सेमी ऑटोनोमस कौन है? जिसके अंदर राइबोसोम पाया जाएगा, ठीक है। राइबोसोम ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल कहलाता है। राइबोसोम एक खुद ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेल, उसके अंदर पाया गया। सेल विद इन सेल, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया को कहेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड लगभग एक समान होते हैं, एक सेल के समान होते हैं, तो वो यूकैरियोट्स एक सेल है, उसके अंदर ये सेल के तरह के स्ट्रक्चर। चलिए ये याद रखिएगा, गड़बड़। इसमें बच्चे दो ही जगह काम कीजिएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अच्छे से थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। मॉडल किसने दिया? सिंगर एंड निकोलसन ने। कब दिया? आरबीसी पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका परसेंटेज बताइए। प्रोटीन 52%, लिपिड 40%। मेरे लिए सबसे गेस वाला क्वेश्चन यही है, आरबीसी में प्रोटीन का परसेंटेज, लिपिड कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज। मेरे लिए गेस क्वेश्चन यही है। सिंगर एंड निकोलसन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है, सबको याद है। जहां भी पंप वर्ड आएगा तो वहां पर बच्चा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जहां चैनल वर्ड आए, पोरीन वर्ड आए, तो वहां आपका फैसिलिटेटेड की ये बोलेंगे। चलिए सीलिया फ्लैजेला के स्ट्रक्चर को अच्छे से करके जाइएगा, यहां बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। सीलिया फ्लैजेला के स्ट्रक्चर को अच्छे से कीजिएगा। 9+2 अरेंजमेंट कैसे हुआ? हाँ, सीलिया और फ्लैजेला में कैसा होगा? 9+2 अरेंजमेंट। लेकिन फ्लैजेला का जो बेसल बॉडी है, एनसीईआरटी में लिखा है, फ्लैजेला का जो बेसल बॉडी है वहां बच्चा 9+0 होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा सेंट्रियोल का 9+0, सेंट्रोसोम का 9+0, ठीक है। तो इसमें गड़बड़ नहीं कीजिएगा। चलिए ठीक है, अब आ जाइए बच्चा सेल डिवीजन, आजकल का सबसे हॉट टॉपिक। हर साल क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है जी नॉट वाला, ठीक है। तो क्या करेंगे जी नॉट वाला, इस बार बोलो क्या कर देना है? इसमें थोड़ा कंफ्यूजन तो है, तो आप एलन के बुकलेट को रेफरेंस मानते हुए, मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप एग्जिट ही करिएगा। जी नॉट क्या होता है? एग्जिट। सस्पेंडेड भी आंसर हो सकते हैं, एग्जिट भी हो सकता है। तो अब कंफ्यूजन तो फंसी गया ना, कुछ लोग बोलते हैं सस्पेंडेड, कुछ लोग बोलते हैं एग्जिट। आप बच्चा एग्जिट कर दीजिए, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आएगा, जी नॉट में सेल क्या मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होता है? सबको आता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा। हार्ट सेल जी नॉट में है लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव है। चलिए ठीक है। उसके बाद में आपको जो माइटोसिस से कहानी, एक तो डीएनए के एस फेज से आ जाएगा क्वेश्चन कि क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं होता। एस फेज में होता क्या? डीएनए का डबलिंग होगा, सेंट्रोसोम डबल हो जाएंगे, और इसके अलावा हिस्टोन प्रोटीन वही बनेगा, हिस्टोन प्रोटीन वही बनेगा। मैक्सिमम जो सेल ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन कहां होगा? वो जीवन में होगा। ये आपके एनसीईआरटी में गिवन भी होगा, ठीक है। इसके अलावा सभी के फीचर याद रख लीजिएगा। प्रोफेज के फीचर क्या होंगे? तो क्रोमोसोम, तो क्रोमैटिन फाइबर क्वाइट कंडेंस होना स्टार्ट होगा। मेटाफेज बेस्ट स्टेज है, मेटाफेज बेस्ट स्टेज है क्योंकि क्रोमोसोम पूरी तरह से क्वाइट कंडेंस होगा। तो ये बच्चा मॉर्फोलॉजी के लिए, शेप के लिए नहीं, शेप के लिए नहीं, मॉर्फोलॉजी के लिए, नंबर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। शेप के लिए बच्चा एनाफेज। क्यों? एनाफेज में एनसीईआरटी ने क्या लिखा? सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया, सेंट्रोमियर आगे बच्चा क्या करेगा? लीड करेगा, लीड करेगा, लीड करेगा पोल्स की तरफ। ये पोल है, सेंट्रोमियर लीड करेगा, और जो बच्चा इंडे यानी कि जो आर्म्स है वो ट्रेल करेंगे, पीछे रह जाएंगे। तो यहाँ पे एक शेप बन जाएगा, यहाँ पर देखिए एक शेप बन जाएगा। ये बच्चा आगे लीड कर रहा है और जो इंडे वो ट्रेल कर रहे हैं, तो वी शेप्ड बन गया। कहीं पर बच्चा यहाँ पर जे शेप्ड बन गए, कहीं पे एल शेप्ड बन गया। तो यहाँ पर शेप बनने के लिए एनाफेज, नंबर काउंट करने के लिए मॉर्फोलॉजिकल स्टडी, तो वो बच्चा आपका हो जाएगा मेटाफेज। सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे छोटा कौन होगा, ये बेटा याद कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम माइटोसिस कहां से पढ़े? ओनियन के, प्याज के रूट टिप पे ना। ये चलिए मियोसिस से क्वेश्चन आएगा तो गड़बड़ नहीं करना है। मियोसिस में क्या होगा? डबल डिवीजन होगा, रेप्लिकेशन एक ही बार होगा, सेल का डिवीजन 2 बार होगा। और ये एस वाला क्वेश्चन आता है यार, सिंपल करना ना। देखो बहुत सारा बच्चा 2C 4C में झूठ का कंफ्यूज रहता है। लॉजिकल चलो अपने बारे में सोचो, तो मम्मी के साइड से 23 क्रोमोसोम मिले यानी कि 1C मिला, अमाउंट ऑफ डीएनए 1C मिले। पापा से बेटा 1C मिले, पापा
स्पर्म दिया 1C, मम्मी ओवम 1C, बेटा तुम्हारा फॉर्मेशन हो गया, जायगोट बना 2C हो गया। अब इस जायगोट को डिवाइड करना है माइटोसिस से। तो सबसे पहले जीवन में जाएगा 2C होगा, एस में जाएगा बच्चा 4C हो जाएगा, 4C हो जाएगा, G2 में भी बच्चा कोई चेंज नहीं 4C। अब प्रोफेज में आया 4C, मेटाफेज में आया 4C, एनाफेज में आया 4C, टीलोफेज में आया इंड पे बच्चा, क्योंकि 2 इंड बन जाएंगे, इधर 2C आ जाएगा, इधर 2C आ जाएगा। सेल में पूछा जाए 4C, अगर डॉटर न्यूक्लियस में पूछे, पोल में पूछे 2C होगा, और फिर साइटोकाइनेसिस होने से 2 सेल बन गए, ईच सेल बच्चा 2C। तभी तो इक्वेशनल डिवीजन है। तुमने स्टार्ट कहां से किया था? 2C से। कहां पे एंड हुआ? 2C से। इक्वेशनल डिवीजन हो गया ना। तो इससे क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं करते, याद रखिएगा। चलिए, हाँ, मियोसिस में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सर वो बाइवेलेंट वाला बहुत बच्चे ने क्वेश्चन भेजा, सर बाइवेलेंट 8 है। अरे भैया 8 है, चलो बता देता हूं। अगर सेल के अंदर बाइवेलेंट का नंबर बेटा 8 है, बाइवेलेंट होता क्या है, ध्यान से सुनो, बाइवेलेंट का नंबर यही है ना, सभी ने ये क्वेश्चन भेजा था। बाइवेलेंट का नंबर 8 है, यानी पेयर बच्चा, यानी पेयर, होमोलोगस पेयर 8 है, बाइवेलेंट इक्वल टू होमोलोगस पेयर। फार्मूला दे देता हूं, सर हाउ मेनी बाइवेलेंट हमारे अंदर में, हम अपना पढ़ ले, हम अपना पढ़ लेते। अरे हमारे अंदर में कितने बाइवेलेंट, कितने होमोलोगस पेयर, कितने टेट्राड, बस एक ही फार्मूला, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम बाय 2। हमारे अंदर टोटल क्रोमोसोम 46 है, 2 से डिवाइड करो, कितना आया 23। ये बच्चा 23 है, यही बाइवेलेंट है, यानी एक पेयर बाइवेलेंट कहलाता है। तो हाउ मेनी बाइवेलेंट? 23। हाउ मेनी होमोलोगस पेयर? 23। हाउ मेनी टेट्राड? 23। हाँ, तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है, टोटल क्रोमोसोम को 2 से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ बाइवेलेंट, नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर, नंबर ऑफ टेट्राड निकल गया। ठीक है, चलिए अब मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, ध्यान से सुनना। आपको बच्चा ओवम, मम्मी से मिला बच्चा कितने क्रोमोसोम? 23। पापा से मिला बच्चा 23। सी वाला बाद में बताऊंगा, पहले क्रोमोसोम का क्लियर कर देता हूं। अब बच्चा बन गए, तुम्हारे अंदर कितना आया? 46। कितने बाइवेलेंट? 23। कितने पेयर? 23। ठीक है, अब बच्चा इसी से तुम्हारा टेस्टिस बन गया, स्पर्मेटोसाइट। अब ये मियोसिस में जा रहा है, मियोसिस में जा रहा है। जीवन में कितने क्रोमोसोम? 46। एस में कितने क्रोमोसोम? 46, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम डबल नहीं होता। G2 में कितना क्रोमोसोम? 46। G2 में भी 46। अब आया बच्चा प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 46, मेटाफेज 1 46, एनाफेज 1 46, टीलोफेज 1। अरे सेल में बच्चा, सेल के अंदर में क्रोमोसोम 46 ही रहेंगे ना, आधा कैसे हो जाएगा यार? अरे सेल में तो 46 स्टार्टिंग से था, 46 से हुआ, हर पोल पे बेटा आधा आधा हो जाएगा। 23 इस पोल पे, 23 इस पोल पे। क्वेश्चन आया, each pole contain 23, each nucleus contain, daughter nucleus contain 23, each cell contain 23 46। आ गया? अब आ गया साइटोकाइनेसिस 1, सेल बेटा 2 पार्ट्स में टूट गया, दोनों के अंदर कितने आ गए? 23। इसलिए मियोसिस 1 को रियल रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम कितना था? 46, बचा कितना? 23। हाँ, रियल रिडक्शन डिवीजन आधा हो गया। सी वाला कहानी थोड़ी देर बाद। चल, अब मियोसिस 2 आया, प्रोफेज 2 23, मेटाफेज 2 23, एनाफेज 2 बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनाफेज में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होगा, सेंट्रोमियर टूट जाएगा, जैसे माइटोसिस में होता था। जब टूटेगा, हर क्रोमोसोम 2 पार्ट में, हर क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड्स अलग, नए क्रोमोसोम, नए डॉटर क्रोमोसोम के नाम से जाना जाएगा। तो 23 टूटा तो हो गया बेटा 46, हो गया बेटा 46, क्रोमोसोम डबल हो गए। each pole 23, each cell 46। अब बचा टीलोफेज 2 46। अब ये सेल डिवाइड करेगा, 2 सेल बनेंगे, तो हो गया बेटा 23। अब आगे भेजे में बात, आगे बच्चा भेजे में बात चल गई। इसी तरह से फिर से सीखो, मियोसिस से 1 से 2 सेल बने, ये बच्चा 23 क्रोमोसोम थे, प्रोफेज 2 में 23, मेटाफेज 2 में 23, एनाफेज 2 में 23।
नहीं, स्प्लिटिंग हो चुका है, 46 बन गए, 46 बन गया। अब बताओ साइटोकाइनेसिस हुआ, 2 सेल बने, आधा आधा 23 हो गया ना मियोसिस। अरे मियोसिस में क्या पड़ा है, एक मियोसिस में एक सेल डिवाइड करके 4 डॉटर सेल बनाए, 1 2 3 4, सभी में क्रोमोसोम 23 है। मेरे से क्लियर हो जाना चाहिए, गड़बड़ नहीं कीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकंड बच्चा कंफ्यूज होता है, सर इंटरकाइनेसिस क्या है, इंटरकाइनेसिस क्या है, ठीक है। तो इंटरकाइनेसिस में क्या होता है, अरे मियोसिस में गया ये सेल 1 से 2 बना, बच्चा 2 बन गए ना मियोसिस 1 से, क्या इस सेल को प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, ये सेल भी प्रिपरेशन में जाएगा। तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में जो तैयारी वाला पीरियड है इंटरकाइनेसिस है। यहां सेल का साइज बड़ा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा बच्चा, सब कुछ होगा, लेकिन क्रोमोसोम डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं करिएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी क्रोमोसोम के अंदर में 2 क्रोमैटिड ऑलरेडी है। क्या 4 बनाओगे? ऑलरेडी हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स है। तो हम इंटरकाइनेसिस में डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं करेंगे। हाँ बाकी करेंगे, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन करेंगे, बाकी सब कुछ करेंगे बच्चा। तो कह देते इंटरकाइनेसिस इंटरफेस माइनस रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन को छोड़ दीजिए, जो भी इंटरफेस में हुआ सारा चीज हो जाएगा। चलिए याद रखिएगा इंटरकाइनेसिस की कहानी, ठीक। तो कोई गड़बड़ नहीं करना है। चलो सी वाला भी मेरे से समझ में आ गया होगा बच्चा लोग, सी वाला बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग स्मार्टी बच्चे हो, कर ही लोगे, ठीक है। सी वाला बता दूं, ठीक है। देखो आपकी मम्मी के साइड से ओवम आया 1C, पापा के साइड से आया स्पर्म 1C, 1 1 2C हो गए। इसी से बेटा इसको मियोसिस में जाना है, इसी से मियोसिस में जाना है। ये 2C आपके अंदर, तो G1 2C, S 4C, S में 4C, G2 4C, G2 4C, प्रोफेज 1 4C, मेटाफेज 1 4C, एनाफेज 1 4C, टीलोफेज 1। क्रोमोसोम बच्चा आधा स्पोल पे आधा स्पोल पे 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, 4C था तो 2C यहां 2C यहां हो गया। अब क्या होगा, होगा साइटोकाइनेसिस, 2 सेल बन गए, 2 सेल बन गए, दोनों सेल में कितना हो गया अमाउंट ऑफ डीएनए 2C 2C। अरे सिंपल ना, पहले तुम्हारे पास 4C था, इसमें 4C हो गया ना, तो आधा आधा बांट दिया। चलिए अब आएगा प्रोफेज 2 2C, मेटाफेज 2 2C, एनाफेज 2, ठीक है। सेल में बच्चा 2C ही रहेगा। टीलोफेज 2, 2 न्यूक्लियस बन गए, एक में यहां आ गया 1C, यहां आ गया 1C। अब बच्चा साइटोकाइनेसिस हुआ, 2 सेल बन गए, दोनों में 1C 1C। इसी तरह से इस सेल में भी होगा ना, इस सेल में भी तो होगा, प्रोफेज 2 2C, प्रोफेज 2 2C, मेटाफेज 2 2C, एनाफेज 2। क्रोमैटिड्स अलग हो गए, दोनों पोल पे 1C जा रहा है। टीलोफेज 2, दोनों पोल पे बच्चा 2 न्यूक्लियस बन गए 1C। साइटोकाइनेसिस हुआ, 2 सेल बन गए, दोनों में 1C हो गया। तो देखा मियोसिस में एक सेल बच्चा 2C वाला था, डिवाइड किया 4 सेल बने, चारों में 1C आ गया। यही तो कहानी, यही तो कहानी। तो मेरे से गड़बड़ नहीं कीजिएगा। चलो ठीक है। तो मैंने आज बच्चा आपके लिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से, प्लांट किंगडम से, ठीक है, एनाटॉमी से, मॉर्फोलॉजी से, सेल यूनिट ऑफ लाइफ से, और एक और कौन सा सेल डिवीजन से, ये चैप्टर को कवर किया। कल बच्चा मैं पूरा प्लांट फिजियोलॉजी का एक गाइड कर दूंगा, करना तो तुम्ही को पढ़ा तो है ही है ना, एक थोड़ा सा गाइडेंस दे दूंगा कि कहां पर से ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि एक अलग यूनिट है और सभी बच्चा उसी में डरता है, तो उसका एक दे दूंगा, उसी से क्वेश्चन बन जाएगा। और जो गेस करूंगा क्वेश्चन वही क्वेश्चन आएगा, टेंशन मत लो। तो उसके बाद में नेक्स्ट 2 लेक्चर और बनाऊंगा क्लास 12 के लिए, फिर बेटा 100% तुम्हारी गारंटी हो जाएगी। तो बस पढ़ते जाइए, खूब सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। मैंने बस बता दिया, सारे एग्जाम्पल एक साथ नोट कर, सारे फंगस के एग्जाम्पल, सारे एल्गी के, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो के एग्जाम्पल, सारे फैमिली के एग्जाम्पल एक साथ, सारी चीज नोट कर लो। एनाटॉमी के जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स दिए थे वो एक जगह पे नोट कर लो, यही तो काम रहेगा। डाइवर्सिटी एग्जाम्पल लगा के
डाइवर्सिटी यानी स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर केवल एग्जांपल्स के ही खेल हैं। चलो ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं, फिर से बातें करते हैं।